नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रनवे के दौर में रोडवेज की बात, दासो कंपनी के जहाजों के सामने डिपो की वीरता का बखान बेहद जरूरी हो गया है। सर्वप्रथम डिपो की परिभाषा। डिपो उस एयरपोर्ट को कहते हैं जहां से जमीन पर उड़ने वाली सरकारी बसें निकलती हैं और वापस लौट आती हैं। यहां पर हर दिन लाखों यात्री बस से उतरते हैं, बस में चढ़ते हैं। बड़े बड़े एयरपोर्ट बिक गए, लेकिन डिपो नहीं बिका। उत्तर प्रदेश के डिपो की कहानी सुनाने का मौका नहीं मिलता अगर आज कई जिलों के डिपो से बसों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हेतु रवाना नहीं किया गया होता। इन सभी बसों के आगे बैनर लगे हैं, इलाके का नाम लिखा है, कोड नंबर भी लिखा है। इन सभी में गांव-गांव से लोग लाए गए हैं। लोगों के अलावा वे भी लाए गए हैं जिनका एक नया नाम है, लाभार्थी। सुल्तानपुर की तरफ पहुंच रही इन बसों को कवर कर रहे थे आलोक पांडे, क्योंकि जहां से ये बसें लाई गई हैं वहां के यात्री सड़कों पर भटक रहे थे। लिटरली एक सी ऑफ बसेस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। बहुत सारी सरकारी बसेस हैं यहाँ पे। कोई गोंडा डिपो की है, कोई राप्ती नगर डिपो की है, एक सीतापुर डिपो की बस देखी मैंने। बहुत सारी बसेस हैं। 95% जो ये बसेस हैं वो सरकारी बसेस हैं जो यहाँ पे आई हैं और लोगों को लेके आई हैं प्रधानमंत्री की रैली के लिए। आप लोग इसी बसों में बैठ के आए हैं? हाँ, बसों में बैठ के आए हैं। कोई प्रचार हुआ था आपके गांव में कि आपको आना है या? हाँ, ब्लॉक जरिए प्लस प्रधान के जरिए हमें सूचना मिली थी कि भाई यहाँ आना है। हाँ, रैली है मोदी जी की। ये बताइए, इस एक्सप्रेस वे के बारे में आप क्या जानते हैं? मतलब ये क्यों अच्छा है यूपी के लिए या यूपी की व्यवस्था के लिए? मोदी जी आए हैं उनके देखने के लिए, उनके सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा, और ये जो रोड जिसका वो ये भी अच्छा है। क्यों अच्छा है बताइए? भाई सब कुछ अच्छा है ना, देखने में भी अच्छा है, चलने में अच्छा है, गड्ढा गुड्ढा नहीं है। वहाँ ट्रैफिक जाम रहता था। हाँ। उसके बाद अब रोड हो गया हमारे यहाँ बगल से है। बगल से जो है आने जाने में सुविधा, लखनऊ का हो गया, उधर बलिया का हो गया। ये तो कार्यक्रम में लाए गए लोगों की दास्तान है। इनके कारण जो कहीं नहीं पहुंच सके उनकी दास्तान अब आगे देखिए। अगर आपसे कहा जाए कि रोडवेज यानी सरकारी बसों पर एक ललित निबंध लिखें तो आप लटपटा जाएंगे। मुमकिन है कि आप इन बसों को कोसने लग जाएंगे। अगर आप इन बसों में नियमित रूप से चलने वाले हैं तो कई शिकायतों के बाद भी इन्हीं के आने जाने के इंतजार का अद्भुत साहित्यिक रस आपके भीतर प्रवाहित तो होता ही होगा। और अगर आप इन बसों में नहीं चलते हैं तो यह भी मुमकिन है कि अपनी कार को लेकर इन बसों से चिढ़े रहते होंगे, डरे रहते होंगे। इन्हें ओवरटेक करते समय अपनी अपनी पसंद के इष्ट को याद करते होंगे कि जल्दी से इन्हें पार कर जाएं, पता नहीं कब ये बसें इधर उधर मुड़ जाएंगी। मेरी राय में यह सब आपके मन की दुविधा और दुर्भावना है। भले ही आप राजनीति में लौह पुरुष को आदर्श मानते हों, लेकिन लोहे के जैसी रोडवेज की इन बसों को देखते ही घबरा जाते हैं। इन बसों में प्रयुक्त लौह अयस्कों की मात्रा के कारण ही आप रास्ता देने के लिए रास्ते में रास्ता खोजने लगते हैं। रोडवेज की बसों की खड़खड़ाहट से आपकी कार की कोमल त्वचा ठिठुर जाती है और हॉर्न बजाने से पहले ही कार साइड हो जाती है। हर वक्त चमचमाती गाड़ियों को देखने की नजर का जब से विकास हुआ है, नजर का, उन तमाम नजरों में ये बसें पिछड़ी नजर आती हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के अनुसार भारत में 66% लोग बसों से यात्राएं करना पसंद करते हैं। बसें भी यात्रियों को खूब पसंद करती हैं, तभी तो टूटी फूटी हालत में भी उन्हें ढोती रहती हैं। इन बसों के यात्रियों के मन में यह बस राज्य व्यवस्था का जीवित साहित्य है। इनकी फर्श बता रही है कि मानव आज भी यात्री है। बारिश और सर्दी के दिनों में खिड़कियों के होने का पता चलता है। अगर किसी यात्री के भाग्य में बिना शीशे वाली खिड़की आ गई तो फिर उसकी रक्षा ना तो मफलर कर सकता है ना छाता। इन बसों का गियर निजी मामला नहीं है, बल्कि इनके बदले जाने की सूचना बस के हर यात्री तक पहुंच जाती है, चाहे वो कहीं बैठा हो। जब चालक स्टीयरिंग घुमाता है तो हर यात्री के भीतर पौराणिक कथाएं जीवंत हो जाती हैं, जैसे किसी ने अपनी उंगली से धरती को घुमा दिया हो और इसी के साथ हम कलयुग से सतयुग की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, रोडवेज की बसों में सफर कर रहे हैं।
रोडवेज की बसों के उल्लेखनीय योगदान की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बसें ना होती तो आज यूपी की राजनीति में लड़ाकू विमानों के राजनीतिक योगदान को देखने के लिए हजारों या लाखों कैसे पहुंच पाते। यूपी के अखबारों में छपी चंद खबरों से पता चलता है कि बसों को इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों में लोगों को लाने के लिए लगाया जा रहा है। आप धीरज से सुनिएगा क्योंकि मैं धीरज से पढ़ने वाला हूं। सुकून में दिखे कार्यकर्ता, प्रशासन पर भीड़ जुटाने का जिम्मा। अमर उजाला के अश्विनी सिंह की यह खबर कमाल की है। इस खबर के अनुसार बीजेपी के कार्यकर्ता सुकून में हैं और प्रशासन 20,000 लोगों को भेजने का टारगेट पूरा कर रहा है। खबर में लिखा है कि अंबेडकर नगर जिले के सभी ब्लॉक में 396 बसें भेजी गई हैं, जिनसे सरकारी कार्यक्रमों के लाभार्थी लाए जाएंगे और भीड़ भी। 15 नवंबर के दैनिक भास्कर की यह खबर है कि पीएम की रैली के लिए रोडवेज की 170 बसें सुल्तानपुर रवाना कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 2 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 2000 बसें लगाई जाएंगी। हिंदुस्तान में छपी इस खबर के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में लोग शामिल हो सकें, इसलिए कन्नौज बस डिपो की 18 बसें सुल्तानपुर और अयोध्या भेजी गई हैं। 14 नवंबर के हिंदुस्तान की खबर है कि सुल्तानपुर में भाजपा की रैली में बरेली रोडवेज की बसें गई हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। लोगों ने हंगामा किया। इस खबर में यह भी है कि अंबेडकर नगर प्रशासन ने बरेली से 75 गाड़ियां मांगी हैं, इसलिए बसों में कमी आ गई है। 15 नवंबर अमर उजाला के लखनऊ संस्करण की खबर है कि पीएम के प्रोग्राम में गई रोडवेज की 40 बसें, भटक रहे हैं 5000 यात्री। 13 नवंबर के अमर उजाला में खबर छपी है कि अलीगढ़ मथुरा रूट पर बस नहीं मिली, इंतजार करते रहे यात्री। यह खबर 9 नवंबर की है अमर उजाला की। इससे पता चलता है कि रोडवेज मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के लिए भी सेवा दे रहा है। रामपुर में सीएम की रैली होने वाली थी तो संभल बस डिपो की 11 बसों को रैली में लगाया गया। चंदौसी बस स्टैंड की 19 बसों को रामपुर में हुई मुख्यमंत्री की रैली के लिए भेजा गया। प्रशासन यह सेवा केवल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए नहीं दे रहा, बल्कि गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों के लिए भी दे रहा है। यह भी देखने को मिल रहा है कि कहीं पर कोई विभाग खर्चा दे रहा है, कहीं पर कोई और विभाग। जैसे पत्रिका और अमर उजाला की इस खबर के मुताबिक आजमगढ़ में अमित शाह के कार्यक्रम के लिए पीडब्ल्यूडी ने 40 लाख रुपए दिए। 15 नवंबर के पत्रिका और अमर उजाला में भी यह खबर छपी है कि महोबा में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है 18 और 19 नवंबर को। इसके लिए 1600 बसें लगाई गई हैं। खबरों के मुताबिक जिलाधिकारी ने शासन को पत्र लिखा है, यानी लखनऊ हेडक्वार्टर को, कि उनके पास 1600 बसें नहीं हैं। रोडवेज की बस का एक दिन का किराया 22,081 रुपया होता है। इस पर जो खर्च आएगा वो पैसा सिंचाई विभाग देगा। अमर उजाला ने लिखा है कि 18 और 19 नवंबर के लिए बसों के इंतजाम पर 7 करोड़ खर्च होंगे। तो आज सुल्तानपुर में हुए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए यूपी के कई डिपो वीरान हो गए। उनकी बसें लोगों को लाने चली गईं, जिनका नाम इस कार्यक्रम के लिए लाभार्थी रखा है। जल्दी ही वो दिन आएगा जब सरकार ही लाभार्थी को दिए जाने वाले अनुदान से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उन्हें लाने का खर्चा पहले ही काट लेगी। आइए अब तनिक इस डिपो का दर्शन करें। यह फैजाबाद अयोध्या का मुख्य डिपो है। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतर सकते हैं तो रोडवेज की बसें भी कम लड़ाकू नहीं हैं। वे रोज इन गड्ढों से लड़ती हुई इनमें उतरती हैं और इनसे निकल जाती हैं। डिपो के भीतर की यह तस्वीर संयुक्त राष्ट्र के हंगर इंडेक्स के समान लगती है, जिसमें भारत की जनता काफी भूखी नजर आती है। यह डिपो भी राजकीय भूख का शिकार है और विकास नाम के अन्न की प्रतीक्षा में इसका पेट सिकुड़ गया है। प्रमोद श्रीवास्तव अपने कैमरे से डिपो की चांद सी सतह इसलिए दिखा पाए कि आज यहाँ की बसें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में चली गई हैं, वरना आम दिनों में यहाँ 15 से 20,000 यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। सबकी निगाह आने वाली और जाने वाली बसों पर होती है। नीचे देखने की फुर्सत कब किसी को होती है। डिपो की इमारतें पुरानी हो चुकी हैं, अतः उम्र के अनुसार जर्जर भी हैं। इनकी हालत बता रही है कि किसी ने इनकी मरम्मत का साहस नहीं किया होगा। प्रमोद का कहना है कि यहाँ महिलाओं के लिए कोई शौचालय नहीं। जिनके लिए शौचालय है उन्हें पुरुष कहते हैं और उनके शौचालय में कोई दरवाजा नहीं है।
इस डिपो के भीतर ही गंदगी और कूड़े का अंबार देखने की पर्याप्त व्यवस्था करा दी गई है। इसके लिए लड़ाकू विमान से कहीं और जाने की जरूरत नहीं। यात्रियों के लिए बने इस विश्राम स्थल और टिकट प्राप्ति स्थल का दर्शन भी कर लीजिए। आप समझ सकेंगे कि क्यों सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विज्ञापन देती है और रोडवेज की बसों का विज्ञापन नहीं देती है, जिससे लाखों लोग हर दिन चलते हैं। जब टूटी फूटी बसों को लेकर टूटी फूटी सड़कों पर रोडवेज के चालक परिचालक चला सकते हैं, तो कभी भी इस विश्राम स्थल के गिर जाने की आशंका को खारिज करते हुए यहां चालक परिचालक विश्वास के साथ विश्राम भी कर सकते हैं। भारत की गरीब जनता न्यूनतम सुविधा में जीना जानती है और वह इन बसों में यात्रा कर साबित भी कर देती है। एक गैर जरूरी सूचना यह है कि यहां खड़ी बसों में कईयों के टायर खराब हैं। कई दिनों से टायर ठीक नहीं होने के कारण ये बसें खड़ी हैं, जबकि इस डिपो की हर दिन की कमाई 16 लाख के करीब है। आज डिपो खाली हैं, यहां की बसें चली गई हैं। शायद किसी को पता है कि बसों के इंतजार में यात्री यहां भटकते जरूर आएंगे, तो उनके लिए एलईडी स्क्रीन वाली बस डिपो के बाहर लगा दी गई है, ताकि वे भी देख सकें कि यहां की बसें इसी कार्यक्रम में गई हैं जिसके प्रसारण में प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या के बाहर एक स्टेशन बना है, लेकिन यह डिपो नहीं है। यहां पर हाईवे से गुजरने वाली बसों से यात्रियों को उतारा और चढ़ाया जाता है। अयोध्या में मेले के समय भीड़ भाड़ के कारण बाहर से आई टूरिस्ट बसों को यहां उतारा जाता है, पार्क कराया जाता है। बाहर के लोगों के लिए दृश्य अच्छा होना ही चाहिए। प्रतापगढ़ जाना है मुझे बहुत आवश्यक काम से, तो यार रोड पे पूरा खाली पड़ा है, बसें नहीं मिल रही। मैं सुबह यहाँ 7 बजे 6 बजे से आगे 6 बजे आ गया और मुझे अभी तक प्रतापगढ़ की बस नहीं मिल पाई। सारी बसें पता चल रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कोई पूर्वांचल वे के उद्घाटन करने आ रहे हैं और सारी बसों को उन्होंने एक्वायर करके हर ब्लॉक को लगा दिया है। यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है, सुबह से खड़े हैं और हमको बनारस जाना है। बनारस से फिर हम बिहार जाएंगे। इलाहाबाद जाना है मुझे और मैं सुबह 7:30 बजे से खड़ा हूँ, 9:30 बज चुका है, लेकिन अभी तक जो है कोई बस नहीं यहाँ रोडवेज पे है, न कहीं से आ रही है। अभी आधे घंटे पहले बस गई हमारे यहाँ की एसी, दूसरी बस निकलवाने की व्यवस्था की जा रही है, अभी निकलेगी बस। तो क्या कुछ रैली वैली का चक्कर है? आपके यहाँ से भी बसें गई हैं? हाँ, 50 बसें गई हैं। एक तरफ रनवे पर विकास का प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ रोडवेज भी अपनी क्षमता का विकास दिखा रहा है। मुझे पता था कि आप वाराणसी के बस डिपो को भी देखना चाहेंगे। वाराणसी जापान के क्योटो शहर की पार्टनर सिटी है। भारत में बहुत कम शहर हैं जिनका विदेशों में पार्टनर है। हमारे सहयोगी अजय सिंह क्योटो के पार्टनर वाराणसी के बस डिपो से जैसी तस्वीरें उन्होंने भेजी है, उसी के अनुकूल शब्द अवतरित हुए हैं। इस बस को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसकी हालत बता रही है कि जब तक इस खंडहर हो चुकी बस के चलने की उम्मीद है, तब तक भारत के लोकतंत्र के बचे रहने की उम्मीद की जा सकती है। इस डिपो में प्रवेश करती यह बस उदाहरण सहित बता रही है कि बिना रनवे के भी रोडवेज की बसें चलती हैं और ऊबड़ खाबड़ सतह को समतल मानकर चलती हैं। इन बसों ने दिखा दिया है कि एक दिन सड़कें गायब भी हो जाएं, तब भी ये गायब नहीं होने वाली हैं। इनका होना सड़कों के होने पर निर्भर नहीं है। इस बीच आप वाराणसी डिपो के महिला शौचालय का हाल भी देखिए। नेगेटिव लोग शौचालय के बाहर कूड़े के संग्रह पर नजर डालेंगे, लेकिन पॉजिटिव लोग राहत की सांस लेंगे कि शौचालय तो है, बढ़िया बाटे। यहां पर नोटिस ही टांग दिया गया है कि सभी गाड़ियां सुल्तानपुर की रैली में चली गई। प्रशासन की यह पारदर्शिता प्रशंसनीय है। कोई बात किसी से छिपाई नहीं जा रही है। जब यहां की गंदगी किसी से नहीं छिपाई जा रही है, तो बसों के ना होने की सूचना क्यों छिपाई जाए? इस सूचना को प्राप्त कर बहुत से यात्री डिपो में इधर उधर ताकते दिखे, ताकि कहीं से आती हुई बस दिख जाए, उनके घर जाती हुई बस मिल जाए। इस बस में सवार होने वाली भीड़ देखकर एक बार लग सकता है कि सारे यात्री कहीं इसी एक बस में ना समा जाएं। ऐसा प्रतीत हुआ कि बस के भीतर कोई फिल्म लगी है और बाहर लोग टिकट के लिए लाइन में लगे हैं। इस बस को देखकर यात्री बेसब्र हो गए और अपनी धक्का मुक्की की क्षमता का परीक्षण व प्रदर्शन करने लगे।
कि अभी भी इस तरह से सीटें हासिल करने की योग्यता वे रखते हैं या नहीं। बस में बैठे यात्रियों को लग रहा है कि आज बस नहीं मिली है, बल्कि सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक तरफ जहां हजारों लोग बस से वंचित हो गए, वहीं ये कुछ लोग बस को प्राप्त हो गए। आफत के इस समाचार में आप राहत की तस्वीर भी देखिए। थोड़ा आइटम चेंज होता है तो बारात के नाश्ते का आनंद ही कुछ और होता है। डिपो केवल जीवित और युवा बसों का स्थल नहीं है, बल्कि यह वृद्धाश्रम का भी काम करता है। वृद्ध या मृत हो चुकी बसें भी यहां खड़ी हैं, याद दिलाती हैं कि न तब बदला न अब बदला। जीवन और मृत्यु दो ही सत्य हैं, बाकी जगत मिथ्या है। कैंट स्टेशन से अजय सिंह के कैमरे से आपने वाराणसी के डिपो का हाल देख लिया। बाकी आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों को देखना है तो आप छत पर जा सकते हैं। आपने कैंट स्टेशन की कई चमकदार तस्वीरें व्हाट्सएप में देखी होंगी। बस डिपो की यह तस्वीर उनसे छूट गई थी जो हम दिखा रहे हैं। मैं सर अभी गोरखपुर से आया हूँ, तो गोरखपुर से आने के बाद यहाँ पर कोई हम शक्ति नगर जाना चाह रहे हैं। शक्ति नगर के लिए यहाँ कोई बस नहीं है, बनारस बस स्टैंड है। अच्छा जी, क्या वजह बता रहे हैं? वजह है कि जो मोदी जी का और योगी जी का रैली चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह से बसें सारी अपना मंगा लिए हैं। तो सरकारी बस है जो कि मंगा लिए हैं, अगर उनको रैली करना है तो अपना खुद का इंतजाम करें, जो कि ये बसें सरकारी जो मंगाया जा रहा है उसकी वजह से पब्लिक को काफ़ी समस्या हो रही है। तो किस बात से आप परेशान हैं? क्या हमको गाजीपुर जाना है, हम 1 घंटे से परेशान हैं। इंक्वायरी ऑफिस के सामने लिख कर रख दिया इन्होंने कि सारी बसें रैली में गई है, बस की कोई सुविधा नहीं, जाके देख लीजिए आप यहाँ पर। अच्छा। हम लोग परेशान हैं। अच्छा, तो हम हमारा कहते हैं कि रैली में नेता अपना इंतजाम करें, जनता क्यों परेशान कर रहे हैं? कहने का हमारा मतलब ये है। हम लोग हैं ज़्यादा परेशान, बहुत परेशान है। बताइए, 70 साल उम्र है, 1 घंटे से खड़े हैं। एक ही बात का अफसोस है कि इतनी मेहनत से तैयार इस प्राइम टाइम को यूपी सरकार रोडवेज की बसों और डिपो में नहीं दिखाएगी। नहीं विपक्ष के लोग, महाआलसी लोग गांव गांव में इसे लेकर जाएंगे और लोगों को दिखाएंगे। कोई नहीं देखेगा। फिर भी डिपो के विकास का यह कार्यक्रम बना रहा हूं। इसे देखते ही लोगों को गर्व होगा कि वे बिना विकास वाले डिपो और बसों में यात्राएं कर रहे हैं और बिना विकास के भी जी सकते हैं। लड़ाकू विमान नामक विकास की जरूरत नहीं है। अजय सिंह नामक हमारे सहयोगी संवाददाता ने वाराणसी क्षेत्र के स्टेशन प्रभारी से सूचनात्मक वार्तालाप की है। राय साहब, ये जानना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ टोटल बसें कितनी हैं और आज कितनी चल रही हैं? देखिए, आज तो कम बसें हैं। टोटल बसें तो पूरा हर डिपो से मालूम होगा, लेकिन इस रीजन से 200 बसें चली गई हैं सुल्तानपुर रैली में मोदी की। अच्छा, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। इसलिए दिक्कत हो रही है? हाँ जी। तो आज पैसेंजर को कैसे समझा रहे हैं आप? पैसेंजर को समझा रहे हैं कि भाई जहाँ तक के लिए मिलती, जैसे यहाँ से आप सुल्तानपुर चलिए, वहाँ से लखनऊ मिल जाएगी। सुल्तानपुर लखनऊ की भी गाड़ी लगवा रहे हैं, जौनपुर की दे रहे हैं, आजमगढ़ की दे रहे हैं, गाजीपुर तक की दे रहे हैं। बस इसी तरह से दे रहे हैं गाड़ियाँ। तो मैनेज कर रहे हैं पूरा? मैनेज कर रहे हैं। एसी गाड़ियों को अब ज़्यादा चलवा रहे हैं, जो बची हुई हैं वो एसी गाड़ियाँ हैं। तो गोरखपुर चलवा रहे हैं, जो है आगरा जा रही है, आपकी कानपुर जा रही है, लखनऊ जा रही है। मेन जगह पर भेजा जा रहा है, लेकिन उसको जहाँ 4-5 बसें जो एक साथ, वहाँ 1-8 बसें 2 बसें ऐसे करके भेजा जा रहा है। आलोक पांडे सुल्तानपुर में थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन और लड़ाकू विमानों के उतरने की अद्भुत घटना को कवर करने के लिए गए थे। हम इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हैं। अभी इसके इनॉग्रेशन में करीबन 6 से 7 घंटे हैं। प्रधानमंत्री खुद यहाँ सुल्तानपुर आ रहे हैं और ये बैनर्स और पोस्टर्स आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी इस एक्सप्रेसवे को एक शोपीस प्रोजेक्ट की तरह शोकेस कर रही है। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पिछले 24 से 48 घंटे में इस एक्सप्रेसवे को लेके के क्रेडिट को लेके काफ़ी पॉलिटिकल तू मैं हुई है, अगर हम ऐसी बात करें तो। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमने बनाया, या कम से कम हमारे टाइम में फाउंडेशन स्टोले हुआ, हमारा कॉन्सेप्ट है, बीजेपी ने सिर्फ फीता काटा है। सुबह सुबह अखिलेश यादव ने यह भी ट्वीट किया है कि समाजवादी पार्टी के लोग अपने साइकिल लेके सिंबॉलिक इनॉग्रेशन कर रहे हैं इस एक्सप्रेसवे का। बीजेपी ने कल ट्वीट करके ये कहा कि अगर इतना फॉल्स क्रेडिट लेने का शौक है अखिलेश यादव को, तो राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का भी क्रेडिट ले सकते हैं। एक और झूठ से बीजेपी कोई फर्क नहीं पड़ता।
खैर फिलहाल ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है एक राजनीति का केंद्र बन गया है। यूपी में चुनाव होने हैं, राज्य के चुनाव, और 6 महीने से कम में होने हैं, और इसीलिए शायद आप ये देख रहे हैं कि इस तरह का क्रेडिट की होड़ मची हुई है। 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, 22,500 करोड़ रुपए के कॉस्ट पे बना है। लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा, गाजीपुर ईस्टर्न यूपी में है और वहाँ से बिहार बॉर्डर करीबन 20 किलोमीटर और है। तो रोड का बनना और रोड पे चलना ये बहुत अच्छी बात है। इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है वो तो हम देख ही रहे हैं। इन खबरों से यह भी समझ आ रहा है कि चुनाव आयोग की आचार संहिता की वर्तमान व्यवस्था बेकार हो चुकी है, उसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि सरकारों ने इसकी काट निकाल ली है। आचार संहिता से पहले के 3-4 महीनों में रैलियों को सरकारी कार्यक्रम का नाम देकर हर तरह की नैतिकताओं का आचार बना दिया जाता है। चुनाव आयोग को क्या अब आचार संहिता 3 महीने पहले नहीं लगा देनी चाहिए? या ध्यान से सुनिए, क्या यह अच्छा नहीं होता कि चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल भी 10-20 साल का हो जाए, ताकि आचार संहिता की जरूरत ही ना पड़े? इसे एक पैटर्न के रूप में देखिए। चुनावी राज्यों में न जाने कितने मंत्रियों का दौरा बढ़ जाता है, कार्यक्रम होने लगते हैं। यह सब सरकारी खर्चे पर होता है। आपने अनुराग द्वारी की रिपोर्ट प्राइम टाइम में देखी होगी, जिसमें उन्होंने बताया था कि भोपाल में होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए 23 करोड़ खर्च हुए। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत, अभिनंदन करें, तालियों। खबरों के मुताबिक आदिवासी कल्याण विभाग का भी पैसा इसमें खर्च हुआ। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से 2 लाख आदिवासियों को लाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए 13 करोड़ का बजट बनाया गया। इसके बाद भी कई कुर्सियां खाली रह गईं और जो लाए गए उनके रहने खाने और आने जाने पर राज्य सरकार ने पैसा खर्च किया। कितना पैसा बर्बाद हुआ एक दिन की इस सभा में। 16 मई 2017 की द वायर की यह खबर है। कृष्णकांत की यह खबर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक प्रथा का एहसास हो। मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए स्वच्छता अभियान का पैसा इस्तेमाल हुआ था, इस खबर में बताया गया है। 7 साल में प्रधानमंत्री के अभी तक जितने भी अनगिनत कार्यक्रम हुए, उन पर खर्च होने वाली अनगिनत धनराशि के बारे में प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं, ताकि इस बजट को दुगना किया जा सके। क्योंकि खर्च कम करने की बात करूंगा तो महंगाई के सपोर्टर आहत हो जाएंगे। इन सबसे सरकारी परिवहन को कितना घाटा होता है, इसकी कोई चिंता नहीं करता। लेकिन इसी घाटे के नाम पर जब इन्हें बेचा जाता है, तब सब घाटा घाटा चिल्लाने आ जाते हैं। सीएजी ने अपनी एक रिपोर्ट में गुजरात राज्य परिवहन निगम के घाटे पर विस्तार से बताया है। जब यह रिपोर्ट आई थी तब डीएनए नामक अखबार ने इसके राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर खबर छापी थी। डीएनए की यह रिपोर्ट सितंबर 2018 की है। यह रिपोर्ट गुजरात के बारे में है। इस रिपोर्ट में सीएजी और विधानसभा में दिए गए आंकड़ों का जिक्र है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि गुजरात सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए जीएसआरटीसी का दोहन करती आ रही है। सीएजी ने कहा है कि गुजरात की आबादी बढ़ी है, लेकिन इन बसों के यात्री घट गए हैं, बसों की संख्या भी घटी है। डीएनए ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि किस तरह राज्य सरकार राजनीतिक काम में इस्तेमाल के बाद बसों का पैसा नहीं देती है। सरकारी रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2016-17 के दौरान इन बसों का अधिकतम इस्तेमाल हुआ जब राज्य में चुनाव होने वाले थे। सरकार ने इन बसों का इस्तेमाल उन तमाम रैलियों में किया जिनमें प्रधानमंत्री, केंद्र के मंत्री या राज्य के प्रतिनिधि शामिल हुए। 2016-17 में इस्तेमाल इन बसों के लिए सरकार ने 36 करोड़ चुकाए, फिर भी 15 करोड़ रुपए बाकी रह गए। ताजा स्थिति की जानकारी नहीं है, यह रिपोर्ट उसी वक्त की है। इस तरह सरकारी बसों के निगम को घाटे में पहुंचा दिया जाता है और जनता को पैदल कर दिया जाता है। वह घर पहुंचने के लिए या अपने काम की जगह पहुंचने के लिए परेशान घूमती रहती है। कितना अच्छा होता अगर सरकारी बसों और बस डिपो में हुए विकास की तस्वीर का विज्ञापन हर दिन अखबारों में छपता। तब शायद जनता को बसों में लाद कर विकास दिखाने के लिए ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। चुनावों में धर्म और रक्षा के इस्तेमाल की प्रक्रिया को गौर से देखिए। विकास की पैकेजिंग में रक्षा सेवाओं के इस्तेमाल बहुत सावधानी से किए जा रहे हैं। आम आदमी भी इस पैकेजिंग का हिस्सा है। उसके आसपास विकास नहीं है तो उसे उस जगह पर लाया जाएगा जहां विकास हुआ है। बस डिपो में विकास नहीं देखा तो क्या हुआ, एक्सप्रेसवे का विकास देखना पड़ेगा। वह विकास के करीब जाकर भी विकास से दूर खड़ा रहेगा। आसमान से उतरने वाला विमान वापस आसमान में चला जाएगा
और लौटकर वह उसी बस में सवार होगा आम आदमी, जो खड़खड़ाती हुई इस डिपो में जाएगी, जो खंडहर जैसा हो चुका है। आज प्रेस दिवस है। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत का हाल यूपी के बस के डिपो जैसा ही है। सूचनाएं गोदी मीडिया के डिपो में कैद हो चुकी हैं। वहां की तस्वीर बाहर नहीं आने वाली है। आप बिना सच्चाई वाली सूचनाओं के उपभोक्ता हैं। नाम की मिठाई है मगर चीनी नहीं है, क्योंकि सही सूचनाएं आपके रक्त का प्रवाह बढ़ा देंगी और यह आपके स्वास्थ्य के लिए अब अच्छा नहीं होगा। अच्छा यही होगा कि लोग मुर्दा बने रहें, बाकी लोग ब्रेक ले लें। आम लोगों तक रोडवेज की बस नहीं पहुंच रही है, कानून भी नहीं पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक अभियान चला रहा है ताकि हर आरोपी को कानूनी सहायता मिले। आशीष भार्गव की यह रिपोर्ट। एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। देश के कोने कोने तक पहुंचने की मुहिम, हर इंसान तक कानूनी सहायता पहुंचाने की बड़ी कवायद पिछले 42 दिनों में देश के हर गांव तक पहुंचा गया। अपने देश में कई सारे लोग होते हैं जिनको यहाँ तक मालूम नहीं होता कि उनके हक क्या हैं, और एक हक जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है वो है मुफ्त में कानूनी सहायता और सलाह, फ्री लीगल एड। तो फ्री लीगल एड हर आदमी का हक है, लेकिन उनके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। लैक ऑफ अवेयरनेस, जानकारी की वजह से फिर जो आदमी उसको सहायता नहीं मिलती, उसकी वजह से कई सारे लोग, कई सारे कुटुंब हमेशा लोन की गर्त में फंसे रहते हैं। बहुत सारा पैसा उनका चला जाता है। उसके जो बाकी सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं फैमिलीज़ पर। इससे बेहतर यह है कि हर आदमी को जिसको भी कानूनी सलाह या सहायता की ज़रूरत है उसको टाइम पर उसको हमेशा मालूम होना चाहिए, एक तो पहली बात। दूसरा, उसको कानूनी सहायता एक्सटेंड भी होनी चाहिए, उसको उपलब्ध भी होनी चाहिए। तो इस वजह से उसको उपलब्धि करनी है तो कैसे करनी है, तो हर जगह सबसे पहले उसको अवेयरनेस की ये जो फ्लेम है, ये जोत है, वो हर जगह जगनी चाहिए। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी लगातार कोशिश कर रही है कि समाज के हाशिए वाला वर्ग किसी भी तरह की कानूनी सहायता से वंचित न रहे। साथ ही अगर कोई सरकारी योजना है तो भी उनका हक मिलता रहे। उम्मीदों के इस गुलसितां पर हक हमारा भी तो है। केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, जैसे आप अगर जैसे एक राज्य में मैं गया था तो उनकी स्कीम ये है कि जो बच्ची लड़की 12th बोर्ड में 85% के ऊपर लेती है मार्क्स, तो उसका शिक्षण, उसके आगे वाला एजुकेशन, उसको स्कॉलरशिप, उसको एक 2 व्हीलर दिया जाता है। तो ये जैसी एंटाइटलमेंट है कि हर एक स्कीम के अंडर, उन स्कीम्स के अंडर की जो एंटाइटलमेंट है, उस एंटाइटलमेंट या उसका हक जो है स्कीम के अंदर, वो स्कीम वाला हक भी उसको दिलाना है। ऐसे लोग पहले लोकेट करके, आइडेंटिफाई करके, उनसे जो बाकी जो फॉर्म्स वगैरह भरने होते हैं या जो भी आइडेंटिफिकेशन होता है वो काम ख़त्म करके वो स्कीम का जो एक्चुअल बेनिफिट है वो भी उस जो भी पर्सन है, लड़की हो लड़का हो, उनके तक पहुंचाना। जैसे ये स्कीम मैंने सिर्फ आपको लड़की के बारे में बताई। अब कई बार स्कीम्स होती हैं कि जो दिव्यांग है
उनको कुछ स्कीम्स होती हैं, उनके लिए कुछ बेनिफिट्स होते हैं, लाभ होते हैं। तो ऐसे जो लाभार्थी है वहां तक लाभ पहुंचाना, ये भी काम हम करते हैं। नालसा का मिशन है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, यानी न्याय सबके लिए, समाज के। लेकिन चुनौती ये है कि आखिर इतने बड़े देश में हर नागरिक को उसके कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूक कैसे करें। इसके लिए तय किया गया है कि देश के किसी भी थाने में दर्ज FIR में कानूनी सहायता की जानकारी होगी। हर पोस्ट ऑफिस में कानूनी सहायता और अधिकारों की जानकारी रहेगी। हर तालुका में लीगल एड क्लिनिक तक पहुंचा जा सकेगा। वहीं अब इस अभियान के जरिए देश भर के लोगों से जुड़ा जा रहा है। देश की न्यायपालिका खुद ही लोगों के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है। In 42 days we reached all corners of the country and made our presence felt. Standing in the midst of all of you, I feel privileged to be part of this institution which broke many barriers to fulfill the needs of the people. हालांकि सालों से लंबित केसों को निपटाना न्यायपालिका की सबसे बड़ी समस्या अब भी बरकरार है। यह अभियान तो बहुत वक्त से चल रहा है, लेकिन पहली बार युद्ध स्तर पर मुहिम शुरू हुई है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इसका असर दूर तक जाएगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।